हेलो दोस्तों। देखिए हम लोग यहाँ पर नीट के एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर आते ही रहते हैं, तो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। एक कन्वर्जन यहाँ पर दिया है। ठीक है। एक कन्वर्जन यहाँ पे दिया है कि एक ये कंपाउंड है, उससे आपको एक दूसरा कंपाउंड बनाना है। आपको ये बताना है कौन सा रिएजेंट यहाँ पर यूज होगा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिए, पहले रिएजेंट में दिया है NaPH4 और H+H2O मीडियम में। दूसरा है हाइड्रोजन पैलेडियम बेस पर, आपका बेरियम सल्फेट बेस पर पैलेडियम है। तीसरा है LiAlH4 और चौथा है हमारा डाइवलेस करके दिया हुआ है H2O के साथ में। तो पहली बात, अगर आप पहले इस रिएक्टेंट को अगर समझेंगे तो ये रिएक्टेंट आपका ईस्टर दिया हुआ है। ठीक है। ईस्टर दिया हुआ है, और ये जो बाद में प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका जो है एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है। यानी कि ईस्टर से आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो, ईस्टर से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन है, सीधी सी बात, यहाँ पर आपको कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। ठीक है। आपको क्या चाहिए होगा? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, देखो पहला ये वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट दिया है NaPH4 और H+H2O, ये जो है आपका एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है? ये आपका एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ईस्टर से एल्डिहाइड बनाना है, परफॉर्म नहीं करेगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, H2PD बेस पर BaSO4 के अगर देखें, देखो यहाँ पर ये जो रिएजेंट यूज होता है, ये आपका यूज होता है रोजेनमुंड रिएक्शन पे। ठीक है। ये रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन में ये रिएजेंट यूज होता है। और रोजेनमुंड रिएक्शन क्या करती है, कोई भी एसिड क्लोराइड होता है, ठीक है, किसी भी एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलने में काम आती है। ठीक है। कौन सी? रोजेनमुंड रिडक्शन अभिक्रिया, ये उसमें काम आती है, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलता है। एल्डिहाइड तो बन रहा है बट एसिड क्लोराइड होना चाहिए था यहाँ पर, तब ये रिएक्शन सही होती। LiAlH4 जो है, ये बहुत ही, देखो ये एक आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये जो ईस्टर है, उस ईस्टर को कन्वर्ट करेगा बेंजाइल अल्कोहल में, कन्वर्ट कर देगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये रिएजेंट भी यूज नहीं होगा, बी भी नहीं यूज होगा। इसके लिए स्पेसिफाई रिएजेंट यूज होता है डाइबल एच। ठीक है। कौन सा? DIPAL और H, ये रिएजेंट स्पेशली यूज होता है, और इसी डाइबल एच को हम इस पैटर्न में भी लिखते हैं। ठीक है। ये इस पैटर्न में भी लिखते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी इन द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड। बहुत सारे एलिफेटिक एसिड दिए हुए हैं, उन सब में डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। सबसे पहले देखते हैं क्या सारे के सारे कंपाउंड सेम है। देखो ये CH3HCOOH, CH3COOH, CH3 होल ट्वाइस CH3OH, CH3 होल थ्राइस CH3OH, मतलब सब में देखो मतलब जो भी रिएक्टेंट लिए गए हैं, मतलब जो भी यहाँ पर कंपाउंड लिए गए, वो सब में सेम है। अब एक बात ध्यान से समझो, देखो एक तरफ आपका HCOOH है, एक तरफ आपका CH3COOH है, और एक तरफ आपका CH3 होल ट्वाइस CHCOOH है, और एक तरफ आपका CH3 होल थ्राइस CCOOH है। ये आपको दिए हुए हैं। ठीक है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सभी हैं, सभी के सभी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको देखना होगा, देखो यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पे भी CH3 लगा है, यहाँ पे भी CH3, इसका मतलब ये सभी के सभी प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट, सब में प्लस आई इफेक्ट है, मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कम है, यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा, मतलब जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट आपका शो करता है, मिथिल ग्रुप शो करता है। तो आपने एक बात पढ़ी है कि जितना ज्यादा मतलब प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है, मतलब जो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिटी जो है, एसिडिटी उतनी ही कम होगी। इसका मतलब जिसमें प्लस आई सबसे कम है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब ये हुआ कि HCOOH आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद कौन होगा और कम, और उससे CH3COOH हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा?
CH3 का होल ट्वाइस CH3OH हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइस CCOOH हो जाएगा। ये आपकी एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना, ये एसिडिटी का रियल ऑर्डर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो जरा कौन सा है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए में ही ये चीजें मैच हो रही हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं, which one of the following does not belong to does which of the following reaction does not belong to Lysagny test। ठीक है ना, कौन सा इस मतलब टेस्ट में यूज नहीं होता। देखो ये टेस्ट पहली बात क्या करता है, ये टेस्ट यूज कहां पर होता है, ठीक है, ये टेस्ट पहली बात, इस टेस्ट को हम बोलते हैं सोडियम फिजन टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इस टेस्ट को बोलते हैं सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी बोल देते हैं, सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये टेस्ट यूज कहां पर होता है, ये टेस्ट आपका यूज होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। किसमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये टेस्ट का यूज होता है। अब ये टेस्ट में क्या क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस चीज के एनालिसिस करते हैं, इसमें हम नाइट्रोजन की, ठीक है, और हाइड्रोजन की और सल्फर, इनकी हम एनालिसिस करते हैं। अभी इनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है। और इसमें करते क्या है, इनमें जो है सोडियम मेल्ट फॉर्म में सोडियम को जो है इनमें डिजोल्व किया जाता है और सोडियम का सॉल्ट बनता है जो कि वाटर में डिसॉल्व होता है। ठीक है ना, देखो सोडियम के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये इस टेस्ट में यूज होगा। और आपसे बोला गया डज नॉट, देखो कॉपर के साथ कार्बन है, ये इसमें यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा। हमने देखो क्या बोला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और सल्फर, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है इसका मतलब ये भी यूज होगा, सल्फर है ये इसका मतलब ये भी इस टेस्ट में यूज होगा। केवल यूज कौन नहीं होगा, ये कॉपर वाला यहाँ पर यूज नहीं होगा, बाकी सभी के सभी इस टेस्ट में यूज होंगे। ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा आपके लिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको समझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 0.03 सेकंड इनवर्स, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस्ड टू 0.9 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और गिवन log 2 की वैल्यू गिवन है। तो पहली बात देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, यानी k की वैल्यू गिवन है 0.03 सेकंड इनवर्स गिवन है। तो आपको बोला गया कि वो टाइम मतलब कितना टाइम लगेगा वो बताना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा है, टाइम इक्वल टू कितना होता है 2.303 अपॉन में के log 10 बेस पर a अपॉन में a माइनस एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना। तो टाइम बताना है, तो देखो जो है 2.303 अपॉन में k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, k की वैल्यू देखो हमारे पास गिवन है 0.03, तो यहाँ पे 0.03 log 10 बेस पर a मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू हमारी है 7.2 अपॉन a माइनस एक्स मतलब फाइनल वैल्यू कितनी है 0.9 है यहाँ पर। बस इसी वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, जो भी आएगा वही टाइम ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 8 टाइम जाएगा। 8 log 10 बेस पर 8 का मतलब होता है कितना 3 log 2 हो सकता है। तो इसको पहले डेसिमल हटा दो यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा 2303 अपॉन 30 और यहाँ पर हो जाएगा 3 log 2। ठीक है, और 3 से 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको log 2 की वैल्यू देखो आपको आती भी होगी और गिवन भी है कितना 2303 इंटू में कितना 0.301 अपॉन में कितना 10 वैल्यू दी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगा आंसर आएगा, और इसका आंसर आएगा 69.3 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सीधा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको फॉर्मूला लगाना था और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, देखो टू स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं। अ हाइपोथेटिकल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। बोला गया कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 कर दें तो बॉन्ड अगर 0 है तो कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो स्टेबल होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दूसरा दिया है द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, मतलब बोला गया कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो। अच्छा पहली बात तो एक काम ये करिएगा, आप लोग क्वेश्चन जैसे आपके सामने है ना, तो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग खुद से सॉल्व करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, उसके बाद फिर वीडियो को देखो, फिर आगे आप चीजों को कंटिन्यू करो। ठीक है, देखो
अगर डाइटोमिक मॉलिक्यूल है और इसका मतलब बोला गया बॉन्ड ऑर्डर अगर हमारा 0 है, तो सबसे पहली बात एक बात ये समझो, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो गया है इसका मतलब ये है कि बॉन्डिंग पेयर और एंटी बॉन्डिंग पेयर के जो भी इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का डिफरेंस आप 0 कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बॉन्ड पेयर और एंटी बॉन्ड पेयर के बीच के इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आप 0 कर रहे हैं। अगर 0 करें तभी बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। अगर ये डिफरेंस 0 हो गया इसका मतलब ये होगा कि वहां पर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे हो सकता है? ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं होगा, तो स्टेबल नहीं होगा तो क्वाइट स्टेबल वाली बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब वहां पे मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर आपका जो है बॉन्ड ऑर्डर 0 कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात बोला गया कि इसका मतलब स्टेटमेंट पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात बोला गया बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। देखो सीधी सी बात है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाएंगे बॉन्ड लेंथ कम होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, बोला गया आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द कंपाउंड विल हैव मिनिमम कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन। देखो कंडक्टेंस हो रहा है, कंडक्टेंस का मतलब आप वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मिनिमम होगी। तो अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे, यहां पर अगर देखें, देखो पहले वाले ऑप्शन में अगर देखें, देखो यहाँ पर कंडक्टेंस बताने के लिए आपको आयन देखना पड़ेगा कि क्या वहां पर आयन बन रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर इस पहले ए नंबर में देखें तो पहले वाले में कितने आयन, देखो यहाँ पे 3 आयन और यहाँ पर 1, तो इसका मतलब पहले वाले में 4 आयंस का फॉर्मेशन होगा, 4 आयंस का फॉर्मेशन होगा ना। मतलब कैसे होगा, देखो इसको अगर थोड़ा सा देखना चाहो डिटेल में देख लो। देखो CONH3 का होल 6 और ये 3+ होगा और 3Cl माइनस होगा। देखो 3 ये और 1 ये मिलाकर टोटल 4 आयंस का फॉर्मेशन होगा। ऐसे अगर देखें तो यहाँ पर 1 और 1 मतलब बी वाले में 2 आयंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सी वाले में देखो कोई इसके बाहर नहीं है, मतलब आयनाइज ही नहीं होगा, 0 आयन, कोई आयन ही नहीं बनेगा। डी अगर बात करें, डी में भी 0 आयंस का फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ पे भी कोई आयन नहीं है। इसका मतलब सबसे मिनिमम कंडक्टेंस हमारी सी और डी में होगी। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे कम आयन है। क्योंकि कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी उतनी, जिनमें ज्यादा आयंस होगी उनमें सबसे ज्यादा होगी, आयंस कम होंगे कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। तो इन दोनों में कोई भी आयंस नहीं है, इसका मतलब दोनों में कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, अगर सही भी मान लेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई आयन ही नहीं बन रहा है। तो आयन ही बनने का तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी गलत, मतलब दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा करना है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी आई की वैल्यू या इफेक्टिव कंसंट्रेशन वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो पहले ऑप्शन देखो, पहला है 0.01 m Na2SO4। ठीक है, Na2SO4। ठीक है, पहली बात तो ये समझो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, ये आपने सबने फॉर्मूला पढ़ा है, सबने फॉर्मूला पढ़ा है ना। यहाँ पर I और M को देखो। ठीक है, देखो KB की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, हमें नहीं पता है, लेकिन बोला गया किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। इसका मतलब जिसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर इफेक्टिव कंसंट्रेशन देखो, पहली बात कितने आयन बन रहे हैं यहाँ पर, Na के पास 2, इसके पास 1, मतलब 3 आयंस का फॉर्मेशन होगा। मतलब आई की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी, इनटू में कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है 0.01, अगर देखें तो ये 0.030, ये इसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, देखो ये है 0.015 M C6H12O6, इसका मतलब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कोई भी आयन तो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आयन बन ही नहीं रहा, तो इसकी भी इफेक्टिव कंसंट्रेशन वही हो जाएगी जितने ऑलरेडी इसमें गिवन है। ठीक है, यही हो जाएगी। सी की वैल्यू गिवन देखो, सी में देखो यूरिया है 0.01 M यूरिया,
अगर यूरिया की बात करें तो ये भी आयनाइज नहीं होगा, तो इसकी भी इफेक्टिव कंसंट्रेशन इतनी ही होगी, इतनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी देखो 0.01 m KNO3 की बात करें, KNO3 इसके अगर कंसंट, इसमें देखो कितने आयन बनेंगे, इसमें ये आयनिक कंपाउंड है तो आयनाइज होगा, 2 आयन बनेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 × 0.01, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.020, सब में 0 0 लगा दो, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव कंसंट्रेशन किसकी, सबसे ज्यादा ए की है, किसकी है, ए की है। इसका मतलब ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। देखो एक ए दिया है असर्शन और रीजन दिया है, बोला गया यहाँ पर ये कंपाउंड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन Cl। देखो केवल डिफरेंस है आयोडीन और क्लोरीन का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज की वजह से बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, सही बात कह रहा है। और SN2 के केस में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा होता है RI, फिर उसके बाद होता है RBr, फिर उसके बाद होता है RCl, और फिर उसके बाद होता है RF। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपने सब में डिक्रीजिंग ऑर्डर आपने पढ़ा है, ठीक है, ये आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा है। तो सबसे ज्यादा आयोडीन रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। और बोला गया है कि कोई ऑप्शन मिल रहा है, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट, नहीं, आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही। भाई देखो ये तो बात सही है, आयोडीन ज्यादा अच्छे से SN2 में जाएगा, रीजन क्या है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़े होने की वजह से बहुत अच्छे से बहुत जल्दी लीविंग ग्रुप अच्छा बनता है। इसका मतलब इसका एक्सप्लेनेशन, असर्शन का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड को कंसीडर करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट देम आर रिस्पेक्टिवली, इन देम आर रिस्पेक्टिवली, मतलब इन सभी की अंडरलाइनिंग दी गई है वो करना है। देखो KO2 पहले दिया है, KO2, तो KO2 बनाता है K+ और O2-, ये O2- सुपर ऑक्साइड है, इसका मतलब पोटेशियम जो हो जाएगा वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर हम H2O2 की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका पर ऑक्साइड है, तो पर ऑक्साइड के केस में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1 होती है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की देखेंगे तो ये -1, वैसे ही सब चीजें आपको पता भी होंगी, याद भी होंगी, अगर आपको निकालना भी है तो इसको देख लो। तो हाइड्रोजन 2 × +1 इंटू प्लस में x इंटू में -1 इक्वल टू, नहीं सॉरी 2 इंटू में -1 इक्वल टू में 0, तो सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की हमारी कितनी आ गई, -1 आ जाएगी, ठीक है। नहीं सॉल्व क्या करना है, इसको x मानना है ना यहाँ पर, तो ये सॉल्व करेंगे इक्वल टू -1, तो यहाँ -1 लगे। H2SO4 के केस में सॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन की हो जाएगी +2, सल्फर के x मानेंगे, और इसके ऑक्सीजन की होती है -2 × 4 मतलब -8 हो जाएगी, -8 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सल्फर की हो जाएगी +6, ठीक है, सल्फर की हो जाएगी कितनी, +6, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही होगा। यहाँ पर आएगी पहले में +1 -1 +6 +1 -1 प्लस, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्वेश्चन दिए हैं। पहला है हाइपर प्रोसेस, वेकर्स प्रोसेस, विल्किंसन कैटलिस्ट, ज़ेगलर कैटलिस्ट, ठीक है। हाइपर प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट यूज होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। वेकर प्रोसेस में PdCl2 यूज होता है, ये भी सही है, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट में PPS3 बोलता है, ये भी सही है, ये भी यूज होता है। ज़ेगलर कैटलिस्ट में TCl4, इसका मतलब सारे सही है क्या इसके, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये कह रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हैं, बोला गया लाइक नाइट्रोजन की तरह दैट कैन फॉर्म अमोनिया, यानी कि जैसे नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म करता है, आर्सेनिक फॉर्म आर्सीन ASH3, बिल्कुल सही, फॉर्म कर सकता है, बिल्कुल फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और आर्सेनिक दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है, तो दोनों फॉर्म कर सकते हैं, इनके ट्राईहाइड्रेट बन सकते हैं। एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड,
एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी नहीं भाई, गलत है भाई। एंटीमनी पेंटो ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, एंटीमनी पेंटो ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन फॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटोक्साइड, कैन नॉट फॉर्म, ठीक है, फाइन, फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट आर करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी ऑक्साइड बना सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन के भी कई सारे ऑक्साइड बना, जैसे N2O5 बनाता है, और भी कई सारे नाइट्रोजन के पेंटॉक्साइड वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, 12 सॉरी, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, यानी कि जो आयरन का जो मैग्नेटिज्म है वो बाकी पैरामैग्नेटिज्म से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, सही बात बोली है, ठीक है, कि एक्सट्रीम फ्रॉम पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आयरन वाले जो है ज्यादा अच्छे से मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं पैरामैग्नेटिज्म से, तो ये बात बिल्कुल सही है। बोला गया है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cr2+ इज द सेम एज द Nd3+, ठीक है। देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5,4s1 होती है, लेकिन अगर इसका Cr2+ करेंगे तो ये हो जाएगा 3d4 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, जो Nd यहाँ पे दिया है इसका एटॉमिक नंबर 60 यहाँ पर गिवन है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4f4 6s2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। लेकिन जब Nd3+ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4f3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर एनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, यहाँ पर एनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, बोला गया दोनों में सेम है, नहीं भैया दोनों में सेम नहीं है, दोनों में सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर देखो 3d4 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4f3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों में सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। Which one of the following reaction does not give benzene in the product? देखो ये आपका जो है CS डबल बॉन्ड CS रेड हॉट ट्यूब पे गर्म करते हैं तो ये तो भैया बेंजीन बनाती है, ठीक है, इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे। जब BDC की रिएक्शन H2O के साथ वार्म करेंगे तो ये बनाता है भैया फिनॉल बनाता है, ठीक है। जब सोडा लाइम को, जब जो है ये कंपाउंड को सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो भी बेंजीन ही बनता है, और Na2CO3 आपका बाहर होता है, CO वगैरह जो भी है बाहर होता है, बेंजीन बनता है। एनहेक्सेन को जो है MO2O3 के साथ जो है इसको हीट करते हैं टेम्परेचर प्रेशर पर, तो भी यहाँ पे भी बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसका मतलब बोला क्या गया, बोला गया डज नॉट गिव, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये BDC को जब जो है वो H2O की प्रेजेंस में वार्म करते हैं तो आपका फिनॉल बनता है, यहाँ पर आपका बेंजीन नहीं बनता है, ठीक है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। बोला गया मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को मैच करना है, और देखो यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड दिए हैं, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री यहाँ पे दी है, और आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं, उसको चूज करना है। तो देखो ये चीजें हम बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सीधा सीधा आप स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करो। XCO3 का स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो XC है, इसके डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, एक यहाँ पर लोन पेयर आता है, ठीक है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कितने सिग्मा है, स्टेरिक नंबर देखो कितना है 1 2 3 और एक 4, मतलब यहाँ पर हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका शेप बनेगा पिरामिडल, इसकी जो है शेप हो जाएगा, इसका मतलब पहले का 2, पहले का सेकंड, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, पहले का सेकंड हो गया, तो पहले का ये सेकंड हो गया, ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपके करेक्ट है। अब अगला देखो XeF2 का, इसका भी स्ट्रक्चर सीधे सीधे ड्रॉ करो। देखो यहाँ पर जीनोन है, तो XeF2 का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें सिर्फ स्टेरिक नंबर देखना है, ठीक है, ये स्टेरिक नंबर देखना है कितना आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 का मतलब कितना हो जाएगा sp3d 3, ठीक है, sp3d हो जाएगा, और sp3d का मतलब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा लीनियर का स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बी का सेकंड, ये भी ठीक है,
ठीक है, बी का सेकंड, ये भी इसके साथ ये हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या है, XeOF4 है, XeOF4, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जरा, देखो जीनॉन है और जीनॉन के साथ यहाँ पर 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। और अभी इसके पास एक लोन पेयर बचा है, तो लोन पेयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और 6 का मतलब क्या हो जाएगा, sp3d2 स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये देखो भैया बना रहा है स्क्वायर प्लेनर बना रहा है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर बना रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कौन सा, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल शेप बन रहा है, स्क्वायर पिरामिडल टाइप का बन रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 4 हो जाएगा। अगर ये 4 हो गया तो ये डी सही हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सी ही सही होगा। बट XF6 का भी स्ट्रक्चर हम बना के देख लेते हैं। XeF6 क्या होगा, देखो XeF6 क्या बनेगा, एक Xe बना लो, फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन, ठीक है, ये हो गया ना। तो इसका मतलब ये ऐसी कंडीशन कुछ डिस्टॉर्टेड टाइप का स्ट्रक्चर कुछ बनेगा इसका। और अभी लोन पेयर बचे हैं कुछ, हाँ बिल्कुल एक लोन पेयर बचेगा अभी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 का मतलब हो जाएगा sp3d3, ये हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतने क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मोनोक्लोरिनेशन आपने ये पढ़ा है ना कि जब सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं, मोनोक्लोरिनेशन बनता है, ठीक है ना, वो क्लोरीन वाला प्रोडक्ट बनता है। आपने पढ़ा है ना एल्केन के फॉर्मेशन, एल्केन की रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पर गिवन है CH3 और यहाँ पर है CH CH2 CH3, ठीक है। तो अगर मोनोक्लोरिनेशन बनेगा तो देखो एक बार यहाँ पे क्लोरीन लगेगा, ठीक है, एक बार यहाँ पे क्लोरीन आएगा, ठीक है, दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पे क्लोरीन आएगा, तीसरे फॉर्मेट में यहाँ पे क्लोरीन आएगा, चौथे फॉर्मेट में यहाँ, मतलब 4 स्ट्रक्चर तो सीधे सीधे ये बन गए ना। क्या स्ट्रक्चर बना के बताएं क्या कैसे बनेंगे, देखो जरा पहला स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, ध्यान से समझिएगा, पहला स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा। देखो एक ये कंडीशन ऐसी कहानी, देखो यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, ये पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरे में देखो यहाँ पे क्लोरीन हमने लगाया, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्लोरीन लगे, दूसरा बन गया। तीसरा क्या बनेगा, तीसरे में देखो यहाँ पे क्लोरीन लगाया, तीसरा आपका ये बनेगा, तीसरे में ये क्लोरीन लग गया। चौथा स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा, चौथे स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा। तो ये 4 तो सीधे सीधे डायरेक्ट ही बन रहे हैं ना, मतलब 4 तो बनेंगे। लेकिन और भी देखो जरा, क्या और क्लोरीनेशन वाले बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में अगर देखो तो ये वाला जो एटम है, ये वाला जो कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, कायरल है ना। मतलब कायरल क्या होता है, कायरल का मतलब होता है कि वो कार्बन जिसके चारों हाथों में अलग अलग ग्रुप लगे हों, चारों हाथों में अलग है। तो एक तरफ CH2Cl है, एक तरफ केवल CH3 है, एक तरफ ये मतलब एथिल ग्रुप है, मतलब एक तरफ इधर हाइड्रोजन है, तो सब में अलग अलग लगा है, तो कायरल है। तो कायरल होने की वजह से इसका D और L फॉर्म भी बनेगा, मतलब इसके पास 2 हो जाएंगे। इसमें कोई कायरल नहीं होगा, इसके पास केवल एक बनेगा। लेकिन इसमें भी देखो जरा ध्यान से देखो, अगर इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर अगर देखो एक साइड क्लोरीन जा रहा है, एक साइड ये जा रहा है, एक साइड ये ग्रुप जा रहा है, एक साइड हाइड्रोजन है, मतलब ये भी कायरल होगा। तो कायरल होने की वजह से D और L कॉन्फिगर बनेंगे, इसके पास इसके भी 2 बनेंगे, यहाँ कोई कायरल नहीं होगा, मतलब एक बनेगा। कितने हो गए, 2 2 4 4 1 5 और 6, मतलब टोटल 6 आपके स्टीरियोमर्स बनेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा फास्ट हमने कर दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप ऑलरेडी देख रहे हैं तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आपके पास है, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे, डेली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जो है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनी है, उस पर आप सीधे हमें मैसेज करें, या आप टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।